हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज से हम एग्रीकल्चर सब्जेक्ट की वीडियोस डालेंगे। तो एग्रीकल्चर में हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स। ये चैप्टर मैंने क्यों स्टार्ट करा, ये वाली यूनिट क्यों स्टार्ट करी, क्योंकि ये लिंक करती है बायोलॉजी से। क्योंकि हम बायोलॉजी में हमने एक चैप्टर पढ़ा होता है जीन्स वाला, ब्रीडिंग वाला हमने पढ़ा था ना, सेल साइकिल, सेल डिवीज़न, वो सारा इसमें रिपीट होगा। इसलिए हमने स्टार्ट करा। हमने डीएनए वगैरह, राइबोसोम्स वगैरह सब कुछ पढ़ा हुआ है बायोलॉजी में। और सेम एग्रीकल्चर की ये जो यूनिट है इसमें ये सब आएगा इम्पॉर्टेंट। ठीक है, तो पहले कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स दे के इनको हम बाद में, जब हमारा पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तब इनको हम एमसीक्यू प्रैक्टिस जब करेंगे तब हम इन्हें सॉल्व करेंगे, वरना ये बहुत ज़्यादा ईजी, बहुत ईजी है। तो अभी करके कुछ फ़ायदा नहीं है। अभी हम डायरेक्ट यूनिट 1 से स्टार्ट करते हैं, जो क्या है, सेल। ठीक है, तो सेल क्या होता है आपका, जो मैंने एक और लेक्चर डाला है सेल के बारे में, जो कि बायोलॉजी में था, सेल वाला चैप्टर। तो उसमें भी मैंने पढ़ाया है सेल, अभी भी मैं सेल पढ़ाऊँगी। तो ये आपका क्या हो रहा है, रिवीजन हो रहा है और अच्छे से। तो इसको ढंग से देखना है आपको पहले। तो सेल क्या होता है, सेल इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उन सबकी स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होती है सेल। ठीक है, एक्सेप्ट वायरस, वायरस को छोड़ के। साइज कितना होता है सेल का, सेल हमारा स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट हो सकता है। स्मॉलेस्ट सेल, सबसे स्मॉलेस्ट सेल कौन सा है, बैक्टीरिया का सेल है, 0.2 से 5 माइक्रोमीटर, माइक्रॉन्स मतलब। ठीक है, और लार्जेस्ट किसका है, 75 mm, किसका, ऑस्ट्रिच एग सबसे लार्जेस्ट है। अब बात करेंगे सेल स्ट्रक्चर की। तो हमारा जो फर्स्ट पॉइंट है सेल स्ट्रक्चर में, सेल वॉल। आपको पता है सेल वॉल किस में प्रेजेंट होती है, प्लांट के सेल में। तो प्लांट सेल आर सराउंडेड बाय अ नॉन लिविंग रिजिड कोट कॉल्ड सेल वॉल। सेल वॉल क्या होती है, हमारी नॉन लिविंग होती है और रिजिड होती है, एकदम रिजिड एकदम। इट्स सिक्रेटेड एंड मेंटेन्ड बाय प्रोटोप्लाज्म, इसको मेंटेन करता है। द मेन फंक्शन क्या होता है बेसिकली सेल का, सेल वॉल का। तो सेल वॉल क्या प्रोवाइड करती है प्लांट को, एक शेप प्रोवाइड करती है, सपोर्ट देती है और स्ट्रेंथ देती है टिश्यू और ऑर्गन के लिए। तो सेल वॉल का क्या फंक्शन है, शेप में, सपोर्ट में और स्ट्रेंथ में। तीन पढ़ लिए, एस से याद कर लेना, शेप, सपोर्ट, स्ट्रेंथ। सेल वॉल इज डिफ्रेंशिएटेड इनटू 3 पार्ट। सेल वॉल को हमने 3 पार्ट में डिफ्रेंशिएट करा है। फर्स्ट है हमारा मिडल लैमिला। ठीक है, फर्स्ट है हमारा मिडल लैमिला। ये क्या होता है, द वॉल्स ऑफ इमीडिएट नेबर सेल्स आर जॉइंड बाय मिडल लैमिला। दिस इज composed mainly of pectin, mainly in the form of calcium and magnesium salt. समझते हैं कि मिडल लैमिला क्या है। जो नेबरिंग सेल्स होते हैं, जैसे ये और ये सेल्स हैं, इन नेबरिंग सेल्स की जो वॉल होंगी वो आपस में जॉइन होती है। और किससे जॉइन होती है, विद द हेल्प ऑफ मिडल लैमिला। क्या करता है, इन दो नेबरिंग सेल्स को जॉइन करता है। और ये किससे बनी होती है, पैक्टीन से बनी होती है मिडल लैमिला। मेनली इन द फॉर्म ऑफ, किस फॉर्म में रहती है, कैल्शियम और मैग्नीशियम सॉल्ट के फॉर्म में रहती है। आपको याद रखना है कि किससे कंपोस्ट होती है, पैक्टीन से। नेक्स्ट है हमारा प्राइमरी सेल वॉल। प्राइमरी सेल वॉल इट इज़ डिपोजिटेड आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ मिडल लैमिला। ये कब बनती है, जब हमारा मिडल लैमिला के फॉर्मेशन के बाद प्राइमरी सेल वॉल बनती है। इट मेन कॉन्स्टिट्यूएंट आर हेमी सेल्यूलोस, इसका मेन कॉन्स्टिट्यूएंट होता है जो कि 53% है। और नेक्स्ट है हमारा सेल्यूलोस जो कि 30% है। तो हमें याद रखना है कि मिडल लैमिला पैक्टीन से बनती है और प्राइमरी सेल वॉल की कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है, हेमी सेल्यूलोस एंड सेल्यूलोस। सेल इज मैरिस्मेटिक टिश्यू एंड कंटेन ओनली प्राइमरी सेल वॉल। सेल्स जो होते हैं इसके अंदर वो हमारे मैरिस्मेटिक टिश्यू से बने होते हैं। मैरिस्मेटिक टिश्यूज कौन से होते हैं, जो डिवाइडिंग टिश्यू होते हैं, जो डिवाइड करते रहते हैं। और इसके अंदर बस क्या कंटेन करेगा ये, ओनली एंड ओनली प्राइमरी सेल वॉल। प्राइमरी सेल वॉल क्या होती है, आगे डिवाइड होती रहती है, डिवाइड होती रहती है और ग्रो करती रहती है। पर जो हमारी सेकेंडरी सेल वॉल होती है, इट इज़ द इनर मोस्ट लेयर ऑफ वॉल, इट कंपोज मेनली ऑफ सेल्यूलोज। जो हमारी सेकेंडरी सेल वॉल होती है सबसे अंदर वाली होती है, इनर मोस्ट वॉल होती है, और ये बस सेल्यूलोज से बनती है। तो इसके बस आपको कंपोजिशन याद रखना है कि मिडल लैमिला में पैक्टीन है, प्राइमरी सेल वॉल में हेमी सेल्यूलोज एंड सेल्यूलोज है, और सेकेंडरी सेल वॉल में ओनली एंड ओनली क्या है, सेल्यूलोज है। ठीक है, याद हो गया। आगे बढ़ते हैं। अब है हमारा प्लाज्मा लैमिला। ठीक है, दिख रहा है आपको तो प्लाज्मा लीमा और सेल मेम्ब्रेन को ही प्लाज्मा लीमा बोलते हैं। द मेम्ब्रेन इनक्लोजिंग साइटोप्लाज्म ऑफ अ सेल नोन एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है,
वो मेम्ब्रेन जिसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है सेल का, उसे बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और ये किससे बनती है, लिपिड से और प्रोटीन से। लिपिड इसमें 60% होता है, प्रोटीन हमारा 40% होता है। ये आपको याद रखना है कि किससे बनती है, लिपिड एंड प्रोटीन। इट एक्ट एज permeability barrier and act as vehicle for the transport of substance from one organelle to another। इसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन का मेन वर्क क्या होता है, परमिबिलिटी देना, परमिबिलिटी बैरियर देना। मतलब क्या करेगी, ओनली एक तरह का बैरियर बनाती कि जो जो इम्पोर्टेंट हैं वो ही सेल के अंदर जाएंगे, जो इम्पोर्टेंट नहीं है ये उसे अंदर ट्रांसपोर्ट नहीं करने देगी। तो एक तरह का ये बैरियर होता है, ठीक है। तो इसीलिए हम सेल मेम्ब्रेन को सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, क्योंकि ये ओनली सेलेक्टिव चीज़ों को ही अंदर भेजेगी, फालतू की चीज़ों को नहीं भेजेगी अंदर सेल के, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट होगा वही अंदर जाएगा। और एक तरह का ये ट्रांसपोर्ट का व्हीकल का भी काम करता है, एक ऑर्गेनेली से दूसरी ऑर्गेनेलीज में, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, हम अभी तक हमने सेल स्ट्रक्चर में फर्स्ट हमने पढ़ा सेल वॉल, सेकंड हमने पढ़ा सेल मेम्ब्रेन, अब हम थर्ड पढ़ेंगे साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या होता है, द सब्सटेंस एक्सेप्ट न्यूक्लियस सराउंडेड बाय द प्लाज्मा लीमा आर नोन एज साइटोप्लाज्म, ठीक है। ये हमारा सेल है, ये आउटर लेयर है हमारी सेल वॉल। सेल वॉल के अंदर प्रेजेंट होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जो भी सब्सटेंस है वो किसके लिक्विड में होंगे प्रेजेंट, साइटोप्लाज्म के। और साइटोप्लाज्म में हर चीज आएगा एक्सेप्ट किसको छोड़ के, न्यूक्लियस को छोड़ के, ठीक है। इट में कंटेन द फॉलोइंग स्ट्रक्चर, इसमें कुछ स्ट्रक्चर्स आते हैं। फर्स्ट है हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, साइटोप्लाज्म के अंदर आता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है, एक्सटेंसिव नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन इनक्लोज्ड स्पेसेस इज नोन एज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये क्या होता है, इस ईआर जो इसको शॉर्ट फॉर्म में ईआर बोलते हैं, ये नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन इनक्लोज करता है, ठीक है। ये और जो ईआर होता है, ईआर का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, ईआर इज नॉट फाउंड इन आरबीसी, रेड ब्लड सेल में ईआर नहीं मिलेगा, एग्स में नहीं मिलेगा, और एम्ब्रियोनिक सेल में भी ईआर नहीं होता है, एंड प्रोकैरियोटिक सेल। तो ईआर किस किस में नहीं होता है वो आपको दे के एमसीक्यू फॉर्मेट में पूछ लेंगे, ठीक है। आरबीसी, एग, एम्ब्रियोनिक सेल और प्रोकैरियोटिक सेल लिख देंगे, और साथ में यूकैरियोटिक सेल भी लिख देंगे। तो ईआर हमारा यूकैरियोटिक सेल में होता है, इन सब में नहीं होता है, प्रोकैरियोटिक सेल में भी नहीं होता है। ईआर को हमने दो कैटेगरी में डिवाइड करा हुआ है, स्मूथ ईआर और रफ ईआर। जो हमारा स्मूथ ईआर है, नाम से ही पता लग रहा है कि इसका जो सरफेस होगा वो स्मूथ होगा, ठीक है। तो वही लिखा है कि बोथ आउटर एंड इनर आर रेगुलर एंड स्मूथ, नो प्रोटीन सिंथेसिस इज टेक प्लेस। इसमें कोई प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होता है इन स्मूथ ईआर। इट प्रोवाइड द स्ट्रक्चरल बेस फॉर सिंथेसिस ऑफ सर्टेन टाइप्स ऑफ स्टीरॉइड्स, जैसे कि कोलेस्ट्रॉल हो गया आपका, प्रोजेस्टेरॉन हो गया और टेस्टोस्टेरोन हो गया। ये स्ट्रक्चरल बेस देता है इन सब स्टेरॉइड्स के लिए, ठीक है। आपको याद रखना है कि क्या करता है ये, ठीक है। अब है हमारा रफ ईआर। रफ ईआर नाम से ही पता लग रहा है कि इसका सरफेस रफ होगा। इसका जो आउटर सरफेस ऑफ मेम्ब्रेन है रफ अपीयरेंस, ड्यू टू, क्यों होता है रफ अपीयरेंस, ड्यू टू दी अटैचमेंट ऑफ राइबोसोम्स। इसमें क्या प्रेजेंट होते हैं, राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं, इसलिए इसका अपीयरेंस रफ होता है। द रफ ईआर इज मेनली कंपोज्ड ऑफ क्रिस्टर्ने एंड फाउंड इन सेल्स एक्टिवली इन्वॉल्व इन प्रोटीन सिंथेसिस। और ये क्या करता है, प्रोटीन की सिंथेसिस करेगा। इंपॉर्टेंट कि ईआर में से कौन सा ईआर प्रोटीन सिंथेसिस करता है, रफ ईआर, ओके। और इसका फंक्शन क्या है, इट प्रोवाइड द स्ट्रक्चरल बेस फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, ये हमने पढ़ लिया। और ये प्रोवाइड करता है चैनल फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल अमंग सेल ऑर्गेनेलीज, ये ट्रांसपोर्ट भी करता है मटेरियल्स को, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारा राइबोसोम। राइबोसोम क्या है, these are particles of about 200 angstrom in diameter and are composed of RNA and protein। हमारा जो राइबोसोम है वो RNA और प्रोटीन से मिलके बनता है। राइबोसोम्स आर सिंथेसाइज्ड एंड असेंबल्ड इन न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोलस में असेंबल्ड होते हैं ये। राइबोसोम आर द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, ये इंपॉर्टेंट लाइन है कि राइबोसोम एक साइट देता है प्रोटीन सिंथेसिस के लिए। अब राइबोसोम को हमने डिवाइड करा हुआ है ऑन द बेसिस ऑफ देयर सेडिमेंटेशन। राइबोसोम आर क्लासिफाइड इनटू 80s साइज एंड 70s। 80s किस में प्रेजेंट होता है, प्लांट्स में। इन प्लांट्स दे डिसोशिएट इन 60s एंड 40s। और 70s में क्या होता है, दे आर मेड अप ऑफ 50s एंड 30s। आपको याद रखना है इनकी सब यूनिट। 80s की सब यूनिट होती है 60-40 और 70s की होती है 50s एंड 30s। इसको आपको याद रखना है,
ठीक है, 80s की 60-40, 70s की 50-30, ये बहुत कन्फ्यूज़न होता है। इसको मैंने कैसे याद करा है, मतलब रटा है कि जो 80 है ये बड़ा नंबर है, तो इसके जो सब यूनिट होंगे वो भी थोड़े बड़े होंगे, 60 और 40, और जो 70 है वो छोटा है 80 से ना, 80 से तो छोटा है 70, तो इसके सब यूनिट भी छोटे होंगे 50 और 30। ठीक है, तो इससे हमें याद हो जाएगा। अब स्ट्रक्चरल डिफरेंस बिटवीन यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक सेल में क्या डिफरेंस है? तो यूकैरियोटिक सेल्स जो होते हैं हमारे, ऑल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स, इसमें क्या होती है, मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है हर स्ट्रक्चर के बाद, जैसे ईआर, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी, ये सब देख के, इन सब में क्या होती है, मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स हैं हमारी। ये जो सेल ऑर्गेनेलीज है इनमें मेम्ब्रेन बाउंड होती है, पर प्रोकैरियोटिक सेल में ऐसा कुछ नहीं होता है, मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर अपसेंट होते हैं। इसमें ट्रू न्यूक्लियस होता है, इसमें न्यूक्लियस लैक करता है, लैक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। प्रोकैरियोटिक सेल में कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती, मैंने पहले भी बताया था। इनके जो न्यूक्लियस होता है वो ऐसे ही रहता है साइटोप्लाज्म में, किसी चीज़ से कवर नहीं होता है। नेक्स्ट पॉइंट है न्यूक्लियोलस इज प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। न्यूक्लियोलस किस में प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस के अंदर, पर जो इसमें न्यूक्लियोलस होता है वो अपसेंट होता है, इसमें होता ही नहीं है। बोथ 70s एंड 80s राइबोसोम्स आर प्रेजेंट, इसमें दोनों ही राइबोसोम होते हैं यूकैरियोटिक सेल में, 70s वाला भी 80s वाला भी, पर प्रोकैरियोटिक सेल में बस 70s वाला राइबोसोम प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। साइटोप्लाज्म हैज माइक्रोट्यूबल्स, इसमें माइक्रोट्यूबल्स होती है, इसमें माइक्रोट्यूबल्स नहीं होती हैं। सेल्स ऑफ हायर प्लांट्स एंड एनिमल्स, इसमें प्लांट्स और एनिमल के हायर सेल्स मतलब इसमें प्लांट्स और एनिमल्स आएंगे दोनों, और प्रोकैरियोटिक सेल में बस बैक्टीरियल सेल्स आएंगे। ठीक है, ये डिफरेंस था इंपॉर्टेंट, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। नेक्स्ट टॉपिक है गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी क्या होता है, ऑल्सो कॉल्ड एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम भी बोलते हैं इसे हम, बिकॉज इट इज़ एसोसिएटेड विद ईआर एंड लाइजोसोम्स। ये एसोसिएटेड होता है, ईआर और लाइजोसोम से एसोसिएटेड है। प्रोवाइड साइट ऑफ सिंथेसिस ऑफ लाइटिक एंजाइम्स एंड सपोर्ट सेल वॉल फॉर्मेशन। ये प्रोवाइड करता है सिंथेसाइज करने के लिए लाइटिक एंजाइम्स को, और सेल वॉल फॉर्मेशन में मदद करता है। ठीक है, गोल्जी बॉडी का काम पढ़ लिया। अब है नेक्स्ट लाइजोसोम्स। लाइजोसोम्स क्या करते हैं, प्रोड्यूस फ्रॉम गोल्जी कॉम्प्लेक्स। गोल्जी कॉम्प्लेक्स क्या करता है, इनको प्रोड्यूस करता है लाइजोसोम्स को। एंड आर साइट ऑफ हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, इसमें कौन से एंजाइम्स आते हैं, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, मेनली एसिड फॉस्फेटाइज। ठीक है, लाइजोसोम्स कॉमन इन एनिमल सेल्स बट ऑल्सो प्रेजेंट इन प्लांट सेल्स। ये प्लांट सेल में भी होते हैं और एनिमल सेल्स में भी होते हैं, दोनों में प्रेजेंट होते हैं लाइजोसोम्स। मेन फंक्शन क्या है लाइजोसोम्स का, ऑटोलाइसिस नोन एज सुसाइडल बैग, डाइजेस्ट सेल इट्सेल्फ, बहुत इंपॉर्टेंट। लाइजोसोम को क्या बोलते हैं, सुसाइडल बैग ऑफ द सेल बोलते हैं। ये डाइजेस्ट कर देता है, खुद के ही सेल्स को खा लेता है जब इसे भूख लगती है। ठीक है, इसलिए इसको सुसाइडल बैग ऑफ द सेल भी बोलते हैं लाइजोसोम को। और इसमें कौन से एंजाइम प्रेजेंट होते हैं, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। नेक्स्ट वन है पेरोक्सीसोम्स। पेरोक्सीसोम्स क्या होता है, मेनली अकर इन फोटोसिंथेटिक सेल्स ऑफ हायर प्लांट्स एंड कंसर्न विद ग्लाइकोलेट मेटाबॉलिज्म और फोटो रेस्पिरेशन ऑफ C3 प्लांट। जो पेरोक्सीसोम्स होता है ये फोटोसिंथेटिक सेल में ही अकर होता है ऑफ हायर प्लांट, कंसर्न विद ग्लाइकोलेट मेटाबॉलिज्म, ग्लाइकोलेट का मेटाबॉलिज्म करता है, और फोटो रेस्पिरेशन करता है, किसमें, C3 प्लांट में फोटो रेस्पिरेशन करता है पेरोक्सीसोम्स। ठीक है, राइट। अब नेक्स्ट है हमारा स्फेरोसोम्स। दिस आर द साइट ऑफ हाइड्रोलाइटिक एंजाइम एंड आर फाउंड इन प्लांट सेल्स ओनली। ये बस प्लांट सेल्स में देखने को मिलेगा आपको। दे डू नॉट अकर इन एनिमल सेल। कंटेन अप टू 98% लिपिड होता है इसमें। देयर फंक्शन में भी लिपिड स्टोरेज, ये लिपिड को स्टोर करता है। स्फेरोसोम्स क्या करता है, लिपिड को स्टोर करता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है ग्लाइकोक्सीसोम्स, concerned with glycosylate metabolism and help in conversion of lipids of germinating seed into carbohydrate। ये क्या करेगा, लिपिड को कन्वर्ट कर देगा कार्बोहाइड्रेट में। लिपिड ऑफ जर्मिनेटिंग सीड, जो जर्मिनेटिंग सीड के लिपिड होंगे उसको ये कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट कर देगा। कौन, ग्लाइकोसोम्स, ग्लाइकोऑक्सीसोम्स, प्रोनाउंसिएशन देख लेना इसका जो भी है। वैक्यूल, वैक्यूल क्या होता है, प्लांट सेल हैव वन और मोर वैक्यूल्स इन वेरिएबल साइज। इट कंटेन सेल सैप एंड लार्ज पार्ट ऑफ साइटोप्लाज्म अप टू 90% इज ऑक्यूपाइड बाय अ लार्ज वैक्यूल। वैक्यूल्स आर सराउंडेड बाय अ यूनिट मेम्ब्रेन, द मेम्ब्रेन इज रेफर्ड एज टोनोप्लास्ट, वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, तो वैक्यूल क्या होता है, स्टोरेज का काम करता है बेसिकली। जो सेल सैप, जो प्लांट सेल का जो सैप होता है वो सब इसमें आता है। और जो वैक्यूल में क्या होता है, लार्ज पार्ट इसका साइटोप्लाज्म से कवर होता है जो कि 90% है। और वैक्यूल की जो सेल मेम्ब्रेन होती है उसको हम टोनोप्लास्ट बोलते हैं प्लांट सेल में। ठीक है, और बात करेंगे सेंट्रियोल की।
तो दिस आर कन्फाइंड टू एनिमल सेल एंड आर नॉट फाउंड इन प्लांट सेल। आपको याद रखना है सेंट्रियोल बस आपके एनिमल सेल में मिलेंगे, प्लांट सेल में नहीं होते हैं सेंट्रियोल। ठीक है, प्लांट सेल में कोई सेंट्रियोल नहीं है। प्लांट सेल में आपको ये देखने को मिलेगा स्फेरोजोम्स जो कि बस प्लांट सेल में, ठीक है, टोनोप्लास्ट जो कि प्लांट सेल में है, और ठीक है जो प्लांट सेल के है ना वो आपको ढंग से याद रखना है, और सेंट्रल एनिमल सेल में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है माइटोकॉन्ड्रिया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इससे आते हैं क्वेश्चन। तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया को हम क्या बोलते हैं? एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल, ये एनर्जी बनाता है, ठीक है। तो इसमें बहुत सारी प्रोसेस होती है। तो दिस आर द साइट ऑफ क्रेब्स साइकिल एंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का ये साइट होता है। ईटीसी इसी में होती है, क्रेब साइकिल भी इसी में होती है माइटोकॉन्ड्रिया में। originated by fusion of pre-existing mitochondria, an average cell है 200 to 800 माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होते हैं एक सेल के अंदर, 200 से 800 माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है। माइटोकॉन्ड्रिया आर सराउंडेड बाय टू कॉन्सेंट्रिक यूनिट मेम्ब्रेन्स नेम्ड आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन। जैसे ये है ना, ये डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया, और इसके अंदर ये प्रेजेंट होते हैं, ऐसे करके इसका कुछ स्ट्रक्चर होता है। तो एक आउटर मेम्ब्रेन होती है, एक इनर मेम्ब्रेन होती है। द रेस्पिरेटरी कॉम्प्लेक्स कंटेन 3 लार्जर एंजाइम कॉम्प्लेक्स, NADH डिहाइड्रोजिनेस और BC1 कॉम्प्लेक्स एंड साइटोक्रोम्स ऑक्सीडेज कॉम्प्लेक्स। दिस एंजाइम कॉम्प्लेक्सेस आर एम्बेडेड इन द इनर मेम्ब्रेन। ये जो हमारी अंदर वाली मेम्ब्रेन है इसके अंदर ये तीनों एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, और इन एंजाइम्स का काम होता है एनर्जी बनाने में, ठीक है। द इनफोल्ड्स ऑफ इनर मेम्ब्रेन आर नोन एज क्रिस्टे। ये जो अंदर वाली मेम्ब्रेन है इसका जो ये इनफोल्डिंग है, ये जो इसका इनफोल्डिंग है इसको हम क्रिस्टे बोलते हैं, ठीक है। द क्रिस्टे ग्रेटली इंक्रीज द एरिया ऑफ इनर मेम्ब्रेन एंड हैव ऑक्सीजोम्स नोन एज इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट पार्टिकल। ये जो है ये इनफोल्डिंग करके अपना सरफेस एरिया इंक्रीज कर देते हैं, और इसी के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं? ऑक्सीजोम्स, जिसको हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट पार्टिकल्स भी बोलते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारा नेक्स्ट पॉइंट है द स्पेस ऑन द इनसाइड ऑफ इनर मेम्ब्रेन इज नोन एज मैट्रिक्स। जो अंदर वाला इनर मेम्ब्रेन के अंदर वाला स्पेस होता है वो क्या होता है? मैट्रिक्स होता है, आपको याद रखना है। अंदर वाली स्पेस को मैट्रिक्स बोलते हैं। इट कंटेन्स अ वैरायटी ऑफ ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स दैट मेक इट सेलेक्टिवली परमेबल टू द मॉलिक्यूल मेटाबोलाइज्ड इन मैट्रिक्स। In addition to proteins, it carries out the oxidation reaction of respiratory chain. इसमें oxidation reaction भी होती है respiratory chain के. The electron transport chain and ATP synthesized in the matrix. Matrix के अंदर हो रहा है ये सारा काम. ETC भी और ATP synthesis भी matrix के अंदर हो रहा है. The respiratory chain carried out oxidative phosphorylation that generate energy. ये एनर्जी ATP जनरेट कर रहा है, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं? पावर हाउस ऑफ द सेल भी बोलते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये ATP वगैरह जनरेट करता है सेल के अंदर इन दी एनिमल सेल, ठीक है। अब बात करेंगे क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट क्या होता है? एक्चुअल साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। क्लोरोप्लास्ट के अंदर ही फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है। फोटोसिंथेसिस आपको पता ही होगा क्या होता है, बताने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट कंटेन क्लोरोफिल विच इम्पार्ट द कैरेक्टरिस्टिक ग्रीन कलर टू द प्लांट। क्लोरोफिल क्या देता है? ग्रीन कलर देता है प्लांट्स को। क्लोरोफिल के वजह से ही ग्रीन कलर मिलता है प्लांट को। और क्लोरोफिल किसके अंदर प्रेजेंट होता है? क्लोरोप्लास्ट के अंदर प्रेजेंट होता है। द मेम्ब्रेन फ्री स्पेसेस इनक्लोज्ड बाय मेम्ब्रेन्स ऑफ क्लोरोप्लास्ट इज रेफर टू एज स्ट्रोमा, ठीक है। स्ट्रोमा प्रेजेंट होता है इसका फ्री स्पेस में, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर स्ट्रोमा प्रेजेंट होता है। विद इन द स्ट्रोमा आर एम्बेडेड अबाउट 40 to 80 ग्राना। स्ट्रोमा के अंदर ग्रेना प्रेजेंट होते हैं, और ईच ग्रैनम कंटेन 5 to 25 फ्लैट क्रिस्टेने स्टैक्ड ऑन टॉप ऑफ ईच अदर आर कॉल्ड थैलाकॉइड्स। ऐसे करके ना ग्रेना प्रेजेंट होते हैं, और हर एक मतलब ये पूरा इसको ग्रेना बोला है, और एक को क्या बोलते हैं? थैलाकॉइड बोलते हैं, ठीक है। और ये किससे अटैच होता है? स्ट्रोमा लैमेला से अटैच होता है ये, ठीक है। इन एडिशन टू क्लोरोप्लास्ट प्लांट सेल कंटेन 2 more टाइप्स ऑफ प्लास्टिड कॉल्ड। प्लांट सेल में 2 और तरह के वो होते हैं प्लास्टिड। वो कौन कौन से? ल्यूकोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट हमारा कलरलेस होता है, क्रोमोप्लास्ट कलरफुल वाला होता है। ल्यूकोप्लास्ट में क्या होता है? दिस आर कलरलेस प्लास्टिड एंड फंक्शन इन द स्टोरेज ऑफ स्टार्च प्रोटीन फैट का ही स्टोर करता है, और कलरलेस होता है। किसका स्टोर करेंगे? स्टार्च प्रोटीन और फैट का। और क्रोमोप्लास्ट कंटेन पिगमेंट दैट अदर देन क्लोरोफिल, जैसे फाइकोसाइनिन और फाइकोजेंथिन पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं इसमें, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है न्यूक्लियस।
न्यूक्लियस कंटेन क्रोमोसोम्स विच कंट्रोल फंक्शन ऑफ सेल बाय हैविंग ऑलमोस्ट ऑल द जेनेटिक इन्फॉर्मेशन ऑफ अ सेल। न्यूक्लियस के अंदर क्या होती है, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है सेल की, और इट प्रोड्यूस राइबोसोम, जैसे कि tRNA, mRNA एंड सर्टेन RNAs, ये सब कौन प्रोड्यूस करता है, राइबोसोम्स प्रोड्यूस करते हैं ये। ठीक है, न्यूक्लियस भी कंप्लीट। अब नेक्स्ट यूनिट है सेल डिवीजन, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं।